नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में। ये बच्चों में होने वाली एक शारीरिक और मानसिक डिसेबिलिटी है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। क्या सोते हुए आपके भी हाथ सुन पड़ जाते हैं? और तीसरा सेगमेंट है खुराक। आप अपने खाने में दालचीनी डालते हैं, पर इसके फायदे आपको पता हैं क्या? रश्मि दिल्ली की रहने वाली हैं। उनकी एक बेटी है 6 साल की। जब वो 3 साल की थी तब रश्मि को पता चला था कि उनकी बेटी को सेरेब्रल पॉल्सी नाम का एक डिसऑर्डर है। उसका विकास बाकी बच्चों की तरह नहीं हो रहा था। उसे खड़े होने में, चलने में, चीज़ें उठाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। डॉक्टर को दिखाने पर उनकी बेटी के टेस्ट हुए, तब इस डिसऑर्डर के बारे में पता चला। रश्मि चाहती है हम सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रसित बच्चों के ऊपर एक एपिसोड बनाएं। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, इसका इलाज क्या है, इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो बच्चे इस डिसऑर्डर से ग्रसित हैं उन्हें सही मदद मिल सके। क्योंकि बात जब मानसिक विकास की आती है तो उसके बारे में हमारी समझ काफ़ी लिमिटेड है। NCBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 1000 बच्चों में से 3 बच्चों को सेरेब्रल पॉल्सी होता है। तो सबसे पहले तो पता करते हैं कि डिसऑर्डर क्या होता है और क्यों हो जाता है। सेरेब्रल पॉल्सी एक तरीके की शारीरिक और मानसिक डिसेबिलिटी है। इसमें शरीर के मुख्य अंग जैसे कि मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़, और मानसिक स्थिति जैसे कि बातचीत कर पाना, सही फैसले करना, एक दूसरे से इंटरैक्ट करना अफेक्टेड होता है। मुख्य रूप से जो हम देखते हैं सीपी में वो होता है टाइट हाथ पैर यानी कि स्पास्टिसिटी, जोड़ों का ना हिल पाना यानी कि कॉन्ट्रैक्चर्स या रिजिडिटीज़, और चलने फिरने में परेशानी यानी कि डिफ़िकल्टी मूवमेंट। ब्रेन का डेवलपमेंट प्रेगनेंसी में ही शुरू हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या सही पोषण ना मिल पाना या कोई ट्रॉमा सेरेब्रल पॉल्सी में कॉज कर सकता है। बर्थ के दौरान यानी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अगेन किसी भी तरीके का ट्रॉमा या कोई इंजरी या ऑक्सीजन का ना मिल पाना ब्रेन को, उन स्थितियों में भी सेरेब्रल पॉल्सी हो सकती है। जन्म से लेके 2 साल तक की उम्र में जब ब्रेन का विकास बहुत जल्दी हो रहा होता है, उस टाइम पर भी किसी भी तरीके की इंजरी या कोई भी इन्फेक्शन जो ब्रेन तक पहुंच जाए वो भी सेरेब्रल पॉल्सी का कारण बन जाता है। सेरेब्रल पॉल्सी के पीछे क्या कारण होते हैं वो आपने समझ लिए। अब बात करते हैं लक्षणों और इलाज की। सीपी के 4 मुख्य रूप हैं: स्पास्टिक सीपी, डिस्टोनिक सीपी, एटैक्सिक सीपी और हाइपोटोनिक सीपी। सीपी में आमतौर पे हाथ पैर बहुत टाइट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। इसको स्पास्टिसिटी भी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, और इसके कारण नॉर्मली वॉक करना, उठना बैठना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। डिस्टोनिक सीपी में हाथ पैर टाइट भी रह सकते हैं और हाथ पैर ढीले भी रह सकते हैं, और ये जो टाइटनेस है ये कम बढ़ती हो जाती है, लेकिन इसमें भी नॉर्मली मूवमेंट करना मुश्किल होता है। हाइपोटोनिक सीपी स्पास्टिक सीपी का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। उसमें हाथ पैर बिल्कुल ढीले होते हैं और बिल्कुल मसल में स्ट्रेंथ और टोन नहीं होती। 90% केसेस में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के अलावा मेंटल इन्वॉल्वमेंट भी होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होती है सीपी के अंदर। इसकी वजह से नॉर्मली बातचीत कर पाना या फिर डिसीजन ले पाना या सोशली इंटरेक्ट कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सीपी में शारीरिक और मानसिक परेशानियों के अलावा ऑडिटरी और विजुअल इम्पेयरमेंट्स भी देखी जाती हैं। सीपी पैदा होने से पहले भी डायग्नोज किया जा सकता है थ्रू अल्ट्रासाउंड्स, और पैदा होने के बाद जब बच्चा डेवलप करता है नॉर्मली, तो उसमें जन्म से लेके 1 साल तक की उम्र में ही सीपी दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि बच्चे के हाथ पैर बहुत टाइट हो जाएंगे या फिर वो नॉर्मली बच्चों की तरह डेवलप नहीं कर पाएगा। एक टीम ऑफ प्रोफेशनल्स या टीम ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स इस चीज़ को अच्छे से डायग्नोज कर सकते हैं
जिसमें पीडियाट्रिशियन, फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सभी शामिल हो सकते हैं। एमआरआईज और सीटी स्कैन के थ्रू जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, विकास है, वो देखा जा सकता है। और जो फिजिकल और मेंटल जो परेशानियां हैं उसको एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अच्छे से असेस कर सकता है। कई दफ़ा क्योंकि इन बच्चों में मेंटल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, इसलिए उस केस में एक साइकाट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट भी इम्पॉर्टेंट होती है। सेरेब्रल पॉल्सी एक लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी है। इसका मतलब है कि ये डिसेबिलिटी क्योर नहीं की जा सकती, लेकिन सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन अच्छा करने में एक टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हेल्प कर सकते हैं, जिसके अंदर पीडियाट्रिशियन, फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट शामिल हो सकते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रस्त व्यक्ति अपने जीवन में इंडिपेंडेंटली कुछ भी काम कर पाए, चाहे वो खाना पीना हो, चलना फिरना हो, उठना बैठना हो या अपने दिनचर्या के नॉर्मल काम करना हो। मोबिलिटी एड्स में व्हील चेयर्स या फिर क्लचेस या क्रचेस या वॉकर्स यूजुअली यूज़ होते हैं। सीपी में थेरेपीज़ का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट साथ में ही काम करते हैं। थेरेपी के गोल्स होते हैं मैक्सिमम इंडिपेंडेंस लाना, छोटे बच्चों में उनकी नॉर्मल डेवलपमेंट पे फोकस करना, एक्सरसाइजेस के ज़रिए उनकी मसल वीकनेस और टाइटनेस को कम करना, और जैसे जैसे बच्चे बढ़ते रहते हैं तो उनको स्किल्स सिखाना, नए नए स्किल्स सिखाना, ताकि वो अपने नॉर्मल रूटीन काम को अच्छे से कर पाए। थेरेपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल होता है प्री वोकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसके ज़रिए उनकी स्किल्स को एनहांस करके उनको अर्न कराने की क्षमता प्रोवाइड की जा सकती है। सेरेब्रल पॉल्सी का प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। आजकल मेडिकल साइंस के थ्रू सीटी स्कैन और एमआरआई और अल्ट्रासाउंड के थ्रू ब्रेन की डेवलपमेंट ईजिली डिटेक्ट की जा सकती है। अगर कोई इन्फेक्शन मदर को होता है प्रेगनेंसी के दौरान या उसको ठीक से पोषण नहीं मिल पाता, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसका ध्यान रखें और सीपी की अकरेंस को मिनिमाइज़ कर सकें। चाइल्ड बर्थ के दौरान ये ध्यान रखा जा सकता है कि बच्चे को, माँ को स्ट्रेस ना हो और बच्चे को ऑक्सीजन लगातार मिलती रहे ताकि उसका ब्रेन डिसफंक्शन ना करे। और जन्म के बाद भी 2-3 साल तक बच्चे की प्रॉपर केयर करना, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को लाइटली ना लेना ज़रूरी है। हल्के से भी लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो उसमें इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन या थेरेपिस्ट को दिखाना ज़रूरी होता है। जितनी जल्दी उम्र पे सेरेब्रल पॉल्सी का इलाज शुरू हो जाएगा, उतनी ही जल्दी बच्चा या व्यक्ति इंडिपेंडेंस गेन कर पाएगा। अगर आपका बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रसित है या फिर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस डिसऑर्डर से ग्रसित है, तो उम्मीद है ये जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। जैसे आपने सुना, कई थेरेपी हैं जो इस डिसऑर्डर को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप सही डॉक्टर से और सही जगह से इलाज लें। पहले अच्छे से रिसर्च कर लें, उसके बाद ही तय करें कि आपको अपने बच्चे का इलाज कहाँ से करवाना है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। एक बात बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप सोकर उठे और आपको एहसास हुआ कि आपके हाथ सुन पड़ गए हैं, सुइयां सी चुभ रही हैं। परेशान मत होइए, ये बहुत ही आम बात है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, पर क्यों? क्योंकि सोते समय आपकी कोई नस दब गई है। बहुत बार हम अपने हाथों पर ही सो जाते हैं, जिस कारण नसों पर पड़ता है प्रेशर, वो दबती हैं। अब अगर आपके हाथ सुन है, यानी आपके उल्नर, मीडियन और रेडियल नसों पर प्रेशर पड़ा है। ये 3 तरह की नसें होती हैं। अब ये नसें आपकी गर्दन से शुरू होकर आपके हाथों तक जाती हैं। अब जो उल्नर नसें होती हैं वो आपके फोर आर्म की मांसपेशियों को कंट्रोल करती हैं। फोर आर्म यानी कि कोहनी और हथेली के बीच की जगह। यहाँ मौजूद मांसपेशियां आपको चीज़ों पर अपनी पकड़ बनाने में मदद करती हैं। मीडियन नसें आपकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर की मांसपेशियों को कंट्रोल करती हैं। रेडियल नसें कंट्रोल करती हैं आपके हाथ के पीछे के हिस्से को और अंगूठे को। अब आपकी किस नस पर प्रेशर पड़ा है उससे तय होता है कि आपको हाथ के किस हिस्से में झंझनाहट हो रही है या फिर सुन महसूस हो रहा है। इसलिए सोते समय कुछ बातों का ध्यान दें। अपने हाथों और कोहनी को बेंड मत करिए, यानी मोड़ कर मत सोइए।
अगर पेट के बल सोते हैं तो हाथों को साइड पर रखिए, हाथों को सिर के ऊपर नहीं साइड पर रखिए। और हाँ, अपने हाथों को तकिए के नीचे रखकर सोना अवॉइड करिए। अब वैसे तो उठकर हाथ सुन्न महसूस होना बहुत ही आम बात है, पर यह चिंता की वजह तब बन जाता है जब उठने के बाद भी खून का दौरान वापस ठीक ना हो और हाथों के साथ साथ कंधे, गले और पीठ पर भी आपको सुन्न महसूस हो रहा हो, मांसपेशियां कमजोर लग रही हो या फिर दर्द हो रहा हो। तब जरूरी है कि आप फौरन किसी डॉक्टर से मिलें। हो सकता है ये किसी और मेडिकल कंडीशन का संकेत हो। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। आप अपने खाने में दालचीनी तो डालते ही होंगे, पर क्या आपको इसके फायदे पता है? ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफी मददगार साबित होती है। सबसे सही चीज, इसकी वजह से खाने में थोड़ा सा मीठा सा स्वाद मिल जाता है, पर आपको शुगर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, उनमें ब्लड शुगर कंट्रोल करने में दालचीनी का बड़ा हाथ होता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। अब या तो आप दालचीनी को खाने में साबुत डाल सकते हैं या फिर इसका पाउडर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पाउडर को आप योगर्ट पर, सीरियल पर भी डालकर खा सकते हैं। आज सेहत पे इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।